नमस्कार, TV9 भारतवर्ष पर आपके साथ मैं हूं प्रतिभा मिश्रा। माफिया मुख्तार अंसारी की पूरी कहानी शुरू से लेकर अंत तक आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। TV9 भारतवर्ष पर बेटे उमर से मुख्तार की बातचीत का ऑडियो। मुख्तार ने कहा था हम बैठ नहीं पा रहे हैं। इस ऑडियो में क्या तमाम बातें कही गई, TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने हम जानकारी रख रहे हैं। 16 से हम रोजा नहीं है, हम बेहोश टाइप हो जा रहे हैं। ये तमाम वो बातें जो मुख्तार ने अपने बेटे उमर से कही हैं, ये आपके सामने हम रख रहे हैं। तो बातचीत का जो ये ऑडियो है, एक बार सुनिए। हेलो, हाँ बेटा, अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसे हैं आप? हम ठीक है मेरी जान। अल्लाह का शुक्र है पापा, आपकी आवाज सुनने नसीब हो रही है हम लोग को। उमर आप ठीक है ना? आपकी आवाज बहुत डर आ रही है। रुकिए, उमर लाइन पे ही आप करिए। हेलो, बाबू बोल। जी पापा, अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? हाँ बाबू ठीक है। बस अल्लाह ने बचा लिया पापा, आप हिम्मत से रहिए, इंशाल्लाह सब सही होगा। रमजान का पाक महीना हम लोग को पूरी उम्मीद। आप कुछ बोलिए पापा, जो हमसे कहना है बोलिए फटफट। 18 तारीख से बाद से पाक ही नहीं है, रोजा ही नहीं है, न एक वक्त की नमाज पढ़ो। जी, हम बेहोशी टाइप हो जा रहे हैं। और हाँ पापा, बिल्कुल बहुत कमजोर हो गए आप। हमने देखा, वीडियो में देखा हमने, जो आप डिस्चार्ज हुए हैं तो न्यूज वाले दिखा रहे थे। पापा हम यही कोर्ट में ही हैं, हम मुलाकात की परमिशन करा रहे हैं यहाँ डालीबाग वाली को अदालत में हैं हम यहाँ लखनऊ में, और मऊ से भी दरोगा अंकल भी करा रहे हैं। अगर परमिशन आज हो के नकल मिल जाएगी तो कल हम मिलने आएंगे आपसे, हम और भाभी दोनों लोग। हाँ, 2 दिन 4 दिन 5 दिन और, ताकि हम उठ सकते। हम बैठ नहीं पा रहे हैं बाबू, और हम समझ नहीं होते। तो हम समझ रहे हैं पापा, बिल्कुल समझ रहे हैं। बिल्कुल वो तो दिख ही रहा है कि बिल्कुल वो जहर का सब असर है पापा, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है। हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आप पे, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी तरह हिम्मत करके पापा फोन कर लिया करिए रोज। आपकी आवाज सुन के जान में जान आ गई हम लोग के। हाँ बाबू, हम अल्लाह अगर जिंदा रख कभी रखे होगा तो रूह रहेगी, और तो बॉडी तो चली जाएगी। बिल्कुल रहेगी पापा, इंशाअल्लाह बिल्कुल। अभी अल्लाह ताला हम लोग को हज कराएंगे एक साथ, हज उम्रा सब कराएंगे। आप बिल्कुल हिम्मत से रहिए, आपसे ज्यादा हिम्मत किसके पास है? अशरफुल मखलूकात हैं पापा, और आप, हमें पता है कि आप बहुत हिम्मत से हैं। कोई और रहता तो अब तक मर गया होता पापा, आप बहुत हिम्मत से हैं। हाँ चलो, देखो बॉडी कंट्रोल नहीं हो पा रही, मतलब व्हील चेयर पे आए हैं और व्हील चेयर में खड़े नहीं हो सकते। हम अभी जी पापा, हम अभी आपकी रिपोर्ट तलब कराने के लिए भी एप्लीकेशन डलवाया है यहाँ कोर्ट में। सब जल्दी बेहतर होगा पापा। आप इसी पे कोशिश किया करिए कि आके अपनी सब बात जज साहब से कहिए पापा, हर जगह। कहा नहीं पास उस लायक नहीं है। आज आए थे ना, तो फिर आए थे तो बेहोश हो गए। हाँ पापा, वॉशरूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लूज मोशन हो रहा है कि एकदम हो ही नहीं रहा बात को? नहीं 10 दिन से न मोशन हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। जल्दी सही हो जाएंगे पापा। हम लोग पढ़ के फूक रहे हैं, आपको जमजम और खजूर भेजेंगे, या हम आएंगे तो लेके आएंगे आपके लिए। जमजम सिवा बाबा लेके आए हैं सऊदीया से, जमजम और खजूर लेके आएंगे आपके लिए, और फल। 5 दिन 10 जी जरूर पापा, जरूर। जी पापा, जल्दी करा रहे हैं। भैया से भी इसी पे बात हुई थी अभी मेरी। आप 15-20 मिनट यहाँ जब आप बात कराए मेरी बीसी पे।
वीसी पे बात हुई थी, यहाँ लखनऊ पेशी पे हम आए हुए हैं कचहरी में, यहाँ वीसी पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात हुई है भैया से मेरी। वो ठीक है, बस आप ही के लिए परेशान है, भाभी मिल के भी उससे आ जाएंगे। बस वो वही 2 दिन 3 दिन रुका करे, थोड़ा बच्ची तो खर्च भी कम लगेगा करना। जी पापा, आप बस हिम्मत रखिए और हम लोग जल्दी मिलने आएंगे आपसे। अगर ऑर्डर हो जाएगा तो कल, नहीं तो फिर 2-3 दिन बाद आएंगे, सोमवार मंगल। अभी इस लायक बॉडी नहीं है कि तुम हमें बोल पाओगे। TV9 भारतवर्ष पर आप सुन रहे थे मुख्तार अंसारी का ये आखिरी ऑडियो है जहां पर वो अपने बेटे से बातचीत कर रहा है। इस पर बातचीत के लिए हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। बांदा से रोविंग एडिटर हमारे पंकज झा जुड़ गए। रुपेश कुमार को मैं देख पा रही हूँ गाजीपुर से लगातार हम तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। पंकज, सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहूंगी। इस ऑडियो में साफ तौर पर जब अपने बेटे से बातचीत कर रहा है मुख्तार अंसारी, तो उसकी तरफ से ये शिकायत कही गई है कि मैं बार बार बेहोश हो रहा हूँ, मैं कमजोर महसूस कर रहा हूँ, और अब मौत से पहले का ये आखिरी ऑडियो जो है वो वायरल हो रहा है। देखिए, इस ऑडियो में जो कि आपको बताऊं कि मुख्तार अंसारी के वकील के तरफ से जारी किया गया है, यानी उसने कहा कि ऑडियो सही है, और इसमें जिन 3-4 किरदारों का जिक्र है, इसमें तो मुख्तार अंसारी की जिस तरीके से आवाज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है कि वो बहुत बीमार है वहाँ पर, और उमर अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा है और वो बात कर रहा है। और सबसे पहले बातचीत की शुरुआत जो कर रही है वो अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी जो है वो बात कर रही है। अब्बास अंसारी जेल में है, बंद है एटा के कासगंज में, उसका भी जिक्र आता है। और जिस तरीके से बातचीत कर रहा है उमर अपने पिता से, मुख्तार अंसारी से, कि हम उसको देखने आएंगे, कोर्ट में भी हमने अपील लगा रखी है, हम आपको देखने आएंगे। वो पूछ रहा है कि आपकी तबीयत कैसी है। उसके बारे में मुख्तार ने विस्तार से बताया कि किस तरीके से कब्जियत से परेशानी है उसको, 10 दिन से उसको मौसन नहीं हुआ है, इन सारी चीज़ों का जिक्र कर रहा है। तो इससे लगता है कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। ये इस ऑडियो को सुनने से तो साफ साफ पता चलता है। जी, इस बीच रुपेश का भी मैं रुख करना चाहूंगी। रुपेश, चूंकि गाजीपुर ही वो जगह है जहाँ सुपुर्दे खाक उन्हें किया जाना है, ऐसे में वहाँ पर जब आप लोगों से बात कर रहे हैं उनके बीच में, तो साफ तौर पर देखा जा रहा है काफ़ी इमोशनल है वहाँ पर लोग। और अब ये ऑडियो सामने आया जिसमें मुख्तार अंसारी बता रहे हैं कि वो 16 तारीख से रोज़ा नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, बैठ नहीं पा रहे हैं, रह रहकर बेहोश हो जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ऑडियो भी इन्हीं की तरफ से जारी किया गया है, इनके वकील ने जारी किया है। और यहाँ जितने लोगों से मेरी बातचीत हुई है वो सब या तो उनके परिवार के लोग हैं या यहाँ आसपास जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, क्योंकि यहाँ से अब इस वक्त आगे जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है, क्योंकि पुलिस वालों का ये कहना है कि घर वालों से बातचीत करके कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो इनको नागवार शायद गुजर रही हैं। इसकी वजह से अब मीडिया वालों की एंट्री उनके घर तक, जिसे फाटक कहते हैं, वहाँ तक बंद कर दिया गया है। मेरे पीछे आप देख सकती हैं कि यहाँ पर ये जो बैरिकेडिंग लगा दी गई है और इसके आगे जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन जो ऑडियो हम सुनवा रहे हैं उस ऑडियो में एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं है कि कुछ साजिश हो रही है, या फिर आज भी मुझे ये लगा कि मुझे कुछ ऐसा दिया गया जिसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई। जैसा कि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई साहब ने ये कहा कि एक बार ऐसा हुआ था कि उनको जहर दिया गया था और वही खाना बाकी जेल के कर्मियों को और कैदियों को दिया गया था, तो सबकी तबीयत ख़राब हो गई थी। लेकिन इस तरह की बात पुष्ट खबरों में या फिर जेल प्रशासन की तरफ से या फिर जांच में कोई बात ऐसी सामने नहीं आई है कि कोई ऐसा खाने में कोई ऐसा पदार्थ दिया गया था जिसे सामूहिक रूप से जेल कर्मियों की या फिर कैदियों की क्या तबीयत खराब हुई थी। ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया था। लेकिन ये एक, चूंकि ये घराना भी राजनीतिक है, चाहे उनके दादा हो या फिर उनके भाई हों, बाकी तमाम लोग हैं, उनके बेटे हैं, उन बेटे विधायक हैं, उनके भाई सांसद हैं, उनके भतीजे विधायक हैं, जहां हम खड़े हैं वहां के लोकल विधायक हैं। तो सियासी घराना है। जिस तरीके से सियासत हो रही है, आप देखिए यहाँ से लेकर के बिहार में खास करके जो 1 दशक तक जेल काट कर आए वो कह रहे हैं कि ये एक संस्थानिक हत्या है। तेजस्वी प्रसाद यादव, जिनको अपने सरकार के जंगल राज का जवाब देते नहीं बनता है, वो कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, बहुत बुरा हुआ है। तो तमाम तरह की बातें हैं, अपने अपने सहूलियत से बयान भी दिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे अहम ये है कि उनके मुख्तार अंसारी के जो बड़े भाई हैं उन्होंने कहा कि अल्लाह को ये शायद यही मंजूर था और मुख्तार का साथ हम लोगों का यहीं तक था। यानी कि जिस सब्र की बात वो कह रहे हैं वो ये मान चुके हैं। बहुत ज़्यादा तलखी मुझे नहीं लगी उनसे बातचीत करने में कि वाकई उनको अपने अंदर
अब ये बयानों में जरूर हो, लेकिन उनको एकदम पक्का भरोसा है कि उनके साथ और वो हमने षड्यंत्र हुआ देखा भी है कि उनको कई एक बड़े poison नेताओं दिया के गया, बयान उसकी सामने मौत आने कर लगे हैं दी है, रुपेश, जिसमें साफ तौर पर उनकी तरफ से इसे साजिश करार दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसकी जांच की जानी चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। और इस बीच बड़ी खबर भी बता दें दर्शकों को, गाजीपुर में दफनाया जाएगा मुख्तार का शव, जैसा कि हमने बताया, और कलीपुर कब्रिस्तान में दफनाने की तैयारी भी की गई है। कब्रिस्तान के बाहर कड़ी सुरक्षा है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपके सामने, गाजीपुर में दफनाया जाएगा मुख्तार का शव, कलीपुर कब्रिस्तान में दफनाने की तैयारी है। ऐसे में वहां पर कड़ी सुरक्षा इंतजाम भी देखे जा रहे हैं। तो तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं कलीपुर कब्रिस्तान की, जहां पर मुख्तार अंसारी के शव को दफनाया जाना है। कुमार कंदन हमारे संवाददाता वहीं पर मौजूद है। ये बताइए इस वक्त क्या तस्वीरें आप आसपास देख पा रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा की भी बताया जा रहा है कि कड़े इंतजाम किए गए। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ से अब से थोड़ी देर बाद मुख्तार अब्बास को, जहाँ पे जो है मुख्तार अंसारी को यहाँ पे सुपुर्द खाक किया जाएगा। और एक बार मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये वो जगह है जो इनका ख़ानदानी जगह है, और यहीं पे पूरे ख़ानदान के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं सबको सुपुर्द खाक किया गया है। और जगह को कालीबाग है, और ये उनके गांव का जगह है, जो मोहम्मदाबाद गांव है उस जगह का। यहाँ पे उनके गांव के लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या महत्व है इस जगह का। ये सर बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेड़ पौधा हुआ करता था, तो नीचे मतलब छांव रहता था, तो दिनों में अक्सर करके काला मतलब रहती थी, तो इसको काली बाग कहा गया। अच्छा। ये उनकी फैमिली का कब्रिस्तान है, पैतृक, मतलब ये उनका मतलब कब्रिस्तान है। हाँ। और यहाँ पे एक बार देख रहे हैं, हाँ, यहाँ पे उनके पिताजी क्या है मज़ार, काजी सुभानुल्लाह अंसारी, जो कि यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं और चेयरमैन भी रह चुके हैं, यहाँ के पूर्व चेयरमैन भी हो चुके हैं। और ये उनके बगल में माता जी का है। अच्छा, ये जो भैया माताड़ी मदार है वो, ये उनके माता जी का है। अच्छा। और ये उनके पिताजी का है। और इनकी दिली ख्वाहिश ये थी कि हम अपने पिताजी के कदमों में ही रहेंगे, इसलिए उनके पैताने मतलब पैर के नीचे उनका मजार बना। अच्छा, मतलब पिताजी के सामने मतलब। उसके बगल में भी मैं 2-4 मजार देख रहा हूँ। वो खानदान 2-4 नहीं, काफी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और मतलब उनके खानदान के लोगों का ही है। अच्छा। और उनके कब्र के वो बहुत लंबे चौड़े थे, लगभग करीब 6 फीट 6-7 इंच के करीब थे, जिनकी कब्र की लंबाई 7 फीट कुछ इंच इनकी की गई है, और चौड़ाई लगभग 5 फीट और गहराई 5.5 फीट के करीब है। कब इत्तला दी गई कि आज ही सुपुर्द खाक कर रहे हैं, उसकी तैयारी शुरू कर? नहीं, इत्तला की बात नहीं है। बात यह है कि काफी टाइम हो चुके हैं, 6 बजे के करीब का ये है, जो हम लोगों को फाइनली 10 बजे के करीब ये फाइनल हुआ कि अब उनका डेथ हो चुका है। 6-6:15 बजे के करीब ये था कि उनका हार्ट अटैक हुआ है और ले जाया गया जी। भैया से कहा कि अभी लेके जाया जा रहा है, अफ्तारी वगैरह कर लो, फिर उसके बाद बात होगी। तो क्या प्रोग्राम होगा जब उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा? जब उनकी जनाजा, मतलब पार्थिव शरीर को ही जनाजा कहा जाता है, तो जब उनकी जनाजा यहाँ पे आएगी तो उनको मतलब गुस्ल किया जाएगा, नहलाया धुलाया जाएगा, फिर अतर वगैरह लगा के कफन पहना के फिर जनाजे की नमाज होगी, जो आखिरी उनकी। वो घर पे होगी जनाजे की नमाज? नहीं, वो जरूरी नहीं है। उनका जगह है, अपना खुद का जगह है, वहीं पे जनाजे की नमाज होगी। फिर जनाजे की नमाज करके फिर उनको यहाँ पे दफना दिया जाएगा। कब तक क्या वक्त हो जाएगा? अभी तक अभी देखिए पोस्टमार्टम अभी वहाँ पे हुआ। ठीक है कुमार, आप अपनी बातचीत जारी रखिए, वापस रुक करेंगे, लेकिन वहां कब्रिस्तान से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर दफनाया जाना है मुख्तार अंसारी को। इस बीच मुख्तार के बेटे उमर अंसारी का बयान सामने आया है। अस्वस्थ होने के बावजूद भेजा गया जेल, पिता ने जहर देने की बात बताई थी। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी की तरफ से ये तमाम बातें कही गई है कि वो अस्वस्थ थे, बावजूद इसके उन्हें जेल भेजा गया और पिता की ओर से जहर देने की बात कही गई थी। पेट फूला हुआ था तो हार्ट अटैक कैसे, तमाम सवाल भी उठाए गए। सुनिए जरा। नहीं मिलने दिया गया, ताकने भी नहीं दिया गया, देखने भी नहीं दिया गया। सांसद जी मेरे बड़े अब्बा मिल पाए थे और उनसे उन्होंने कहा था कि भैया हमको जहर दिया गया है, जिससे मेरे आते लगता है कि फट जाएगी, इतनी मुझे दर्द और तकलीफ है। और आज भी जो वीडियो वायरल है उसमें आप देखिए उनका पेट कितना फूला हुआ है, हार्ट अटैक है। जो इंसान को आप लाद के लेकर आते हैं कि वो ICU में भर्ती किया जाएंगे, उनकी हालत गंभीर है, उस इंसान को 12 घंटे बाद 14 घंटे बाद आप वापस पीठ ठोक के भेज देते हो कि आप एकदम फिट हैं, स्वस्थ हैं, जाइए वापस। और फिर आज की जो हुई है घटना, अब कुछ बचा रह गया है कहना और सुनने, सब कुछ साफ है।
और इस बीच बड़ी खबर बता दें, TV9 भारतवर्ष से बोले मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सबकतुल्ला अंसारी। मुख्तार की मौत साजिश है, जेल में मुख्तार को खाने में जहर दिया गया। ये तमाम बातें उनके बड़े भाई की तरफ से कही गई है, तो कुल मिलाकर पूरा परिवार इसे साजिश करार दे रहा है। लगातार परिजन, देखिए उनके बड़े भाई साहब हैं। ये बताइए, लगातार आप लोग ये आरोप लगा रहे थे, पहले भी 40 दिन पहले ये कहा गया कि उनको मारने की एक साजिश हो रही है, सुप्रीम कोर्ट तक में और हाई कोर्ट तक में लिखित दिया गया है। क्यों आपको ये अंदेशा था कि कुछ उनके साथ गड़बड़ हो सकता है? अब अंदेशा तो सच में बदल गया। क्यों कहा जाए कि क्यों नहीं था, ऐसी सब रिपोर्टें मिल रही थी और वही सत्य हुआ। झूठे वादे किए गए कि उनकी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। आज से 1.5 महीना पहले जेल कर्मियों ने जो उनका खाना चखा था, वो सब के सब हॉस्पिटलाइज हुए थे। तो बात तो थी ही, लेकिन अब उनकी मौत इसी तरह ऊपर वाले ने शहादत की लिखी थी। हमारे धर्म के अनुसार किसी को अगर जहर दे के मारा जाए तो शहीद होता है, शहीद से अच्छी कोई मौत नहीं होती। तो आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किए बगैर ये मानकर चल रहे हैं कि उनकी शहादत हुई है, यानी उनको जहर देकर ही मारा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ क्या आती है? उस दिन पहले दिन हॉस्पिटल में एडमिट हुए, ब्लड रिपोर्ट सब नॉर्मल ला दी गई। पेट उनका आज भी गुब्बारे की तरफ फूला हुआ है। ऑपरेशन की सारी तैयारी के बाद ऑपरेशन नहीं करने दिया गया। तो सब क्या है, ये तो साफ जग जाहिर है। क्यों ये साजिश होगी? क्या लगता है, अगर कोई साजिश अगर हुई है तो क्यों ये साजिश रची गई होगी? अब क्यों का हम क्या जवाब दें, अब सब खुद दखलमंद हैं। किसने या किस ताकत ने ये साजिश की होगी? हर विरोधी ताकतों ने इसमें हिस्सा लिया है, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में। बहुत बड़ी इसके लिए साजिश रची गई थी। सरकार से या प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे अब आगे? नहीं, अंधे बहरों से क्या कहना है, ऊपर वाले से ही कहेंगे, वो उसका इंसाफ करेगा। लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। हालांकि जिस वक्त ये कहा गया कि खाने में जो है स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, उस वक्त जेल के स्तर पर यह जांच कराई गई कि वही खाना वहाँ जो तैनात पुलिसकर्मी हैं, जेल कर्मी हैं, वो भी खाते हैं और अन्य जो कैदी हैं वो भी खाते हैं। तो क्या उसको आप खारिज मानते हैं कि वो अंदेशा आपका वो खारिज हो रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जेल का रिकॉर्ड बताएगा 1.5 महीना पहले हुआ था ऐसा, और सारे जेल कर्मी जो टेस्ट किए थे खाना, सब बीमार होकर हॉस्पिटलाइज हुए थे। तो अब तो उन्हीं की कलम है, जो चाहे लिखें। मेडिकल बुलेटिन जो जारी किया गया, ये कहा गया कि कार्डियक अरेस्ट, यानी कि हार्ट फेल हुआ है, और कुछ दिन पहले भी हार्ट अटैक आया था, कुछ साल पहले। नहीं, हार्ट अटैक उनको कभी नहीं हुआ था। दम घुटने की एक तकलीफ हुई थी जिसमें वो बच गए थे। और इस बार तो हम लोग उन सारे सुप्रीम कोर्ट से लेके हर कोर्टों में ये अपनी खदशा, अपने सूत्रों से मिली जानकारियों के अनुसार ये बात कहते रहे कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और डिनाई किया जाता रहा कि नहीं 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 नहीं। बहरहाल उनका इतने ही दिन जीवन था, वो शेर की तरह जिए, शेर की तरह दुनिया से गए। परिवार लगातार इसे हत्या करार दे रहा है। इस बीच बड़ी खबर, साम्राज्य की हर कड़ी दिखाएंगे मुख्तार की पूरी क्राइम कुंडली के साथ। देखिए शुरू से अंत तक की कहानी। 8 जुलाई 2018 सुबह 7:30 बजे, झांसी जेल, उत्तर प्रदेश। जुलाई की सुबह झांसी जेल का मेन गेट खुलता है। एक अपराधी को पुलिस वैन में बिठाया जाता है और फिर यह गाड़ी
तेज रफ्तार। 8 जुलाई 2018 सुबह 7:30 बजे, झांसी जेल, उत्तर प्रदेश। जुलाई की सुबह झांसी जेल का मेन गेट खुलता है। एक अपराधी को पुलिस वैन में बिठाया जाता है और फिर यह गाड़ी तेज रफ्तार से ग्वालियर हाईवे की तरफ बढ़ जाती है। करीब 12 घंटे बाद 500 किलोमीटर के सफर के बाद यह पुलिस वैन उत्तर प्रदेश की बागपत जेल के बाहर रुकती है। जिस गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी को झांसी से बागपत लाया जाता है, वो वैन से उतरता है और फिर जेल की सलाखों के पीछे चला जाता है। नौ जुलाई 2018 सुबह 6:30 बजे, बागपत जेल, उत्तर प्रदेश। अगले ठीक 11 घंटे बाद जेल की तन्हाई सेल से बाहर टहलते हुए मुन्ना बजरंगी की हत्या की जाती है। जेल में बेहद करीब से उसके जिस्म को गोलियों से छलनी कर दिया गया। गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी की हत्या बागपत जेल में बंद दूसरे कैदी सुनील राठी ने की थी, जिसने मर्डर के लिए माउजर की पूरी मैगजीन खाली कर दी। बागपत जेल में गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी की हत्या मुंबईया फिल्मों की स्क्रिप्टेड कहानी जैसी थी। वेस्टर्न यूपी का गैंगस्टर इसी ताक में था। कब बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी आता है और कब वो जेल के भीतर ही माउजर की मैगजीन मर्डर के लिए खाली करता है। ये आशंका बेमानी और अनजानी भी नहीं थी। मुन्ना बजरंगी की पत्नी ने 10 दिन पहले ही पति की जेल में हत्या की आशंका जता दी थी। अब सवाल उठता है, मुन्ना बजरंगी कौन था? मुन्ना बजरंगी के जुर्म की सल्तनत उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के भदोही, मऊ, गाजीपुर, वाराणसी और जौनपुर में चलती थी। उसके जुर्म की दुनिया का रिश्ता यूपी से महाराष्ट्र तक था। वो पूर्वांचल के दुर्दांत गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का दाहिना हाथ था। इसलिए जब मुन्ना बजरंगी की जेल के भीतर स्क्रिप्टेड हत्या हुई, तब मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद था। मर्डर के बाद मुख्तार अंसारी को भी मुन्ना बजरंगी जैसे अंजाम का खौफ सताने लगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मुख्तार और उसके गैंग की बेनामी संपत्तियों को जमींदोज करने का सिलसिला शुरू किया है। लखनऊ में बेटे की बेनामी संपत्ति को गिराया गया तो मऊ में मुख्तार के संरक्षण में उसके खासम खास रईस कुरैशी के बूचड़खाने पर बुलडोजर चला दिया। इसी तरह गाजीपुर यानी मुख्तार के गढ़ में उसके करीबियों पर शिकंजा कसा गया। ये तस्वीरें क्या कहती हैं? मुख्तार अंसारी कौन है? कैसे वो पूर्वांचल का सबसे खूंखार अपराधी बना? उसकी पृष्ठभूमि क्या है? और योगी सरकार का ऑपरेशन मुख्तार क्यों?
ये माफिया मुख्तार अंसारी की आखिरी आजाद तस्वीर है। उत्तर प्रदेश के मऊ दंगों के दौरान खुली जीप में शहर की सड़कों को रौंदता ये मुख्तार अंसारी है। आपने देखा होगा कि अपराध जगत में मुकाम बनाने के बाद अपराधी नेतागिरी का दामन थामते हैं। ये अपराधी किसी पार्टी के साथ होते हैं और फिर विधायक या सांसद हो जाते हैं। ये माफियाओं के माननीय बनने की असलियत है। पूर्वांचल के डॉन मुख्तार अंसारी के अंत से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। 29 नवंबर 2005, गोडर गांव, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। उनतीस नवंबर की दोपहरी ढल रही थी और एक एसयूवी गाजीपुर के मोहम्मदाबाद सीट के विधायक कृष्णानंद राय को लेकर सियारी गांव की तरफ जा रही थी। ये बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की आखिरी भूल थी। विधायक सियारी गांव गए, एक क्रिकेट मैच का उद्घाटन किया, फिर गनर, ड्राइवर और अपने करीबियों के साथ कनुआन गांव की ओर जाने लगे। जैसे ही विधायक का काफिला आगे बढ़ा, एक सिल्वर ग्रे कलर की एसयूवी आई। उससे 7-8 लोग निकले। उनके हाथों में AK-47 राइफल थी। उन्होंने विधायक की गाड़ी पर AK-47 से गोलियों की बौछार कर दी। विधायक समेत 7 लोग मौके पर मारे गए। वारदात को अंजाम देते वक्त 500 से ज्यादा गोलियां चली। सात मृतकों के पोस्टमार्टम के जिस्म से 67 गोलियां निकाली गईं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यहां तक कहा गया कि हमलावर बोल रहे थे, मारो इसे, अफजल भाई और मुख्तार भाई को बहुत तंग कर रखा है। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय दबंग थे। इलाके में उनके बाहुबल का भी जोर था, लेकिन उनका गुनाह इतना था कि कृष्णानंद राय उस मोहम्मदाबाद सीट से विधायक बने थे जहां अंसारी खानदान की तूती बोलती थी। 500 राउंड गोलियां चलती है, लेकिन न्याय आता है कि उसने मारा ही नहीं, वो बरी हो जाता है। उसने नहीं मारा तो किसने मारा? वो आत्महत्या तो नहीं न किए थे। कृष्णानंद राय था मोहम्मदाबाद में, उनकी हत्या से इन्होंने अपराध शुरू किया। उसके बाद लगातार अपराध करते गए। विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड ने पूरे देश में सनसनी मचा दी। इस हत्याकांड को सटीक मुखबिरी के दम पर अंजाम दिया गया। हत्याकांड के दिन कृष्णानंद राय अपनी बुलेट प्रूफ कार से नहीं थे। कहते हैं कि एसटीएफ ने विधायक को इसकी इत्तला भी दी थी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इस हत्याकांड के बाद मुख्तार अंसारी और उसका माफिया राज देश भर में सुर्खियां बन गए। इस मामले की जांच सीबीआई ने की, लेकिन 3 जुलाई 2019 को मुख्तार अंसारी को आरोप मुक्त कर दिया गया। कृष्णानंद राय केस ही वो कड़ी थी जिसमें पहली बार मुन्ना बजरंगी का नाम देश भर में सुर्खियों में आया। मुन्ना बजरंगी मुख्तार का दाहिना हाथ था, जिसकी हत्या बागपत जेल के अंदर कर दी गई। दूसरी तरफ ये वही गैंग वॉर थी जिसमें मुख्तार और कृष्णानंद राय के करीबी ब्रजेश सिंह की जानी दुश्मनी का क्लाइमैक्स छिपा था। पूर्वांचल के इन दो डॉन के बीच आज भी अदावत चरम पर है। ये कहानी हम आपको बताएं, उससे पहले ये लिस्ट देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार की लिस्ट में मुख्तार का नाम नंबर 1 माफिया के तौर पर दर्ज है। ये लिस्ट उसकी गवाही दे रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस के अलग अलग थानों की क्राइम फाइल में मुख्तार पर 40 से अधिक केस दर्ज हैं। चंद अपराधों को छोड़ दें तो ऐसा कोई संगीन जुर्म नहीं जिसके आरोप मुख्तार अंसारी के सिर पर नहीं लगे हैं। मुख्तार का दबदबा बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, मऊ जैसे जिलों में है। ये वही इलाका है जहां ब्रजेश सिंह की भी तूती बोलती थी।
दरअसल लड़कपन के दिनों में क्रिकेट खेलने और तेज गेंदबाज बनने का शौक रखने वाले मुख्तार अंसारी को शूटिंग का भी शौक था। उसने बैट बॉल के खेल से तौबा करके 1985 में 23 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा। मुख्तार ने एक दीवार के सुराख से निशाना लगाकर दुश्मन को ढेर कर दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता जुर्म का मुख्तार बनने लगा। 1988 में मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर स्थानीय ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या के मामले में नाम आया। फिर कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या का आरोप भी उसी पर लगा। ये वो दौर था जब ब्रजेश सिंह का नाम भी पूर्वांचल में तमाम सरकारी ठेकों पर भी कब्जेदारी को लेकर आने लगा। इसी ठेकेदारी पर कब्जा करने को लेकर ब्रजेश सिंह और मुख्तार में सरेआम टकराव हुआ। लेकिन इधर मुख्तार अंसारी पूर्वांचल का बड़ा आपराधिक किरदार बनकर उभरा तो उधर उसकी नजर सियासी सरोकार पर भी थी। मुख्तार ने पहली बार 1996 में बसपा के टिकट पर मऊ से विधायक का चुनाव जीता, लेकिन 2002 में बीजेपी ने मोहम्मदाबाद से कृष्णानंद राय को मैदान में उतारा। जो सीट 1985 से गाजीपुर के अंसारी परिवार के पास थी, वो 17 बरस बाद कृष्णानंद राय की झोली में चली गई। चुनाव में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी हार गए। कहते हैं इस चुनाव में ब्रजेश सिंह ने कृष्णानंद राय की मदद की थी। कृष्णानंद राय विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। 3 साल बाद 2005 में उनकी हत्या कर दी गई। कहते हैं इस हत्या को मुख्तार अंसारी ने जेल में रहते हुए अंजाम दिलवाया था।